नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के ऊपर। इस क्लास में हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश को डिटेल से भी पढ़ेंगे, साथ में हम आपको उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर करवाएंगे। कहने का सीधा सा अर्थ है, जितना आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित पॉइंट टू पॉइंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको साथ में मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, तो आप उसका आंसर भी दीजिएगा। तो पहली बात ये है कि आप ध्यान से गौर लगाकर मन लगाकर पढ़िएगा, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आज का न्यू पैटर्न है, चाहे वो आरपीएससी का हो चाहे वो आरएसएस एमबी बोर्ड का हो, दोनों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर चेक भी करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एक परिचय हम इसका पढ़ते हैं। भौतिक प्रदेश से तात्पर्य उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से है जहां की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान का अध्ययन क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाता है। तो क्या समझे, ये क्या कह रहा है कि भौतिक प्रदेश से तात्पर्य क्या है, उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से है। कौन से? जहां भू आकृतियां, कौन सी भू आकृतियां? जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, का अध्ययन क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, भौतिक प्रदेश का तात्पर्य है। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की धर्रा को समझने के लिए तीन पारंपरिक शब्दों का महत्व है। लेकिन क्या कह रहा है कि राजस्थान की जो धर्रा है, यानी जो भूमि है राजस्थान की, उसको समझने के लिए तीन पारंपरिक जो शब्द है उनका बहुत ज्यादा योगदान है, उनको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो वो तीन शब्द है कौन कौन से, वो हम यहाँ पर जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर कौन कौन से शब्द आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, मरु जो शब्द है, इस मरु शब्द का अर्थ क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र। इस मरु का अर्थ क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। दूसरा शब्द यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है मेरु। इस मेरु शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इस मेरु शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतीय क्षेत्र, यानी मुख्यतः जो अरावली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी मेरु क्षेत्र उसको कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, माल। माल किसे कहा जाता है दोस्तों? पठारी भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? माल कहा जाता है। तो ये तीन जो शब्द है हमने देखे हैं, मरु, मेरु और माल, किसको कहा जाता है? तो मरु किसको कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता है। मेरु किसको कहा जाता है? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसको कहा जाता है। और माल किसको कहते हैं? जो पठारी भाग होता है उसे माल कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड में, देखिएगा अगली स्लाइड क्या है, यहाँ देखिएगा। स्थलाकृतियों का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर। जो स्थलाकृतियां हैं उसको हम यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे, वन बाय वन देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले पर्वत जो होता है वो पर्वत किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है कि शंकुआकार चोटी। जो पर्वत होते हैं उनकी चोटी कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है, शंकुआकार चोटी। और तिरव ढाल होता है, ये 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है पर्वत की वो कितनी होती है? सबसे पहली बात ये कि जो पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं? शंकुआकार होते हैं। और इनकी जो ढाल होती है वो कैसी होती है? तिरव होती है। अब क्या कह रहे हैं कि 1000 मीटर से जिसकी अधिक ऊंचाई होगी वही क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी को पढ़ते हैं। पहाड़ी क्या बता रखा है कि पर्वत से कम ऊंचा, यानी जो पर्वत दे रखा है इससे कम ऊंचा क्या होती है? पहाड़ी होती है। पर्वत से कम ऊंची और पठार से ऊंची, यानी पठार से क्या होती है? जो पठार दे रखा है उससे क्या होती है? ऊंची होती है। और 600 से लेकर 1000 मीटर तक क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि पर्वत जो होता है वो पठार से तो क्या, पहाड़ी जो होती है वो पर्वत से तो नीची होती है और पठार से क्या होती है? ऊंची होती है। और इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 600 से लेकर 1000 तक इसकी मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखिए, पठार। पठार किसे कहते हैं? कि ऊपरी भाग समतल होता है। पठार का जो ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है? समतल होता है। आगे कह रहा है जैसे मेजनुमा होता है, मेज समझे, जिस प्रकार से इस प्रकार का समतल ये क्या होता है? पठार होता है। आगे कह रहा है कि मैदान से ऊंचा होता है। मैदान जो होता है उस ऊंचा होता है
पठार, और पहाड़ी से क्या होता है, नीचा होता है। देखिए पर्वत से ये नीचा होता है, पर्वत या पहाड़ी से क्या होता है, नीचा होता है। ओके, आगे देखिए मैदान। मंद ढाल वाली समतल जो भूमि होती है, यानी ढाल तो मंद होती है लेकिन जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे। निम्न भूमि भूगर्भीय हलचल या धसवे से बनी निची सतह होती है। यानी निम्न भूमि किसे कहते हैं, कि भूगर्भीय हलचल या दशाओं से बनी निची सतह जो होती है उसे क्या कहते हैं, निम्न भूमि कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या क्या बता रहा है यहाँ पर, कि पर्वत क्या होता है। ये बता रहा है कि पर्वत जो होता है वो शंकुआकार होता है, ये समझे, शंकुआकार। इसकी जो ढाल होती है वो कैसी होती है, तिरव। तो ये ढाल कैसी है, तिरव है। अब ये बता रहा है कि जो पर्वत होते हैं वो 1000 मीटर से क्या होते हैं, अधिक ऊंचे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो ये तो क्या है, पर्वत। दूसरा बोल रहा है पहाड़ी। जो पहाड़ी है वो क्या है, पर्वत से कम ऊंचा होता है। होता तो ऐसा ही है लेकिन ये क्या होता है, पर्वत से कम ऊंचा होता है। यानी इसकी जो ऊंचाई होती है वो 600 से लेकर कितनी होती है, 1000 मीटर के मध्य क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तीसरा पठार। पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है। पठार होता तो ऐसे ही है लेकिन ऊपर से क्या होता है, ये मेजनुमा होता है, समतल होता है। ठीक है, लेकिन ये मैदान से ऊंचा और पर्वत से नीचा होता है। अब मैदान, मंद ढाल वाली जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीजें यहाँ पर बताई गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे, देखिएगा अगली स्लाइड में ये बता रहा है कि राजस्थान के भौतिक विभाजन का इतिहास, कि राजस्थान को जो भौतिक विभाजन हुआ वो किस किस ने किया, कब किया, और उसको कितने भागों में, किस किस ने कितने भागों में बांटा, उन सभी पर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किससे, प्रोफेसर मिश्रा से। प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा है वो 1977 से लेकर 67 से लेकर 68 में ये क्या करते हैं, भौतिक विभाजन करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का भूगोल कौन सी पुस्तक लिखी थी, प्रोफेसर मिश्रा ने। याद रखना पुस्तक का नाम, आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको ये नाम मिलेगा और आपको बताना होगा कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कह रहा है कि राजस्थान का जो भूगोल है वो पुस्तक किसने लिखी, वीसी मिश्रा ने लिखी थी। ठीक है। राज्य राज्य को 7 क्षेत्रों में बांटा और इनके विभाजन का आधार है। अब देखिए इनके जो विभाजन का आधार, इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो विभाजन का जो आधार था वो कौन कौन सा था। तो इन्होंने एक तो बांटा किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, एक किसके आधार पर, नहर के आधार पर, और फसलों के प्रकार के आधार पर। 3 भागों में इसने क्या बांटा था, भौतिक प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटा था। और इसमें इसका जो विभाजन का जो आधार था वो क्या था, जलवायु, कृषि और नहरें जो थी वो इसके विभाजन का क्या था, आधार था। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्यों, इसके आधार पर, नहर के आधार पर, फसलों के प्रकार के आधार पर और जलवायु के आधार पर इन्होंने इसको बांटा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं एस के सेन को। एस के सेन 1968 में इन्होंने भौतिक विभाजन किया था। इन्होंने जलवायु को मुख्य आधार माना था। तो ऐसे कौन से भूगोल शास्त्री है जिन्होंने जलवायु का मुख्य आधार माना था, वो थे एस के सेन। ठीक है, मानकर राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया था। तो एस के सेन ने कितने भागों में विभाजित किया था, 3 भागों के अंदर विभाजित इन्होंने किया था। कब किया था, 1968 में। अब देखिए आगे, आगे देखते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह जी है वो 1971 में इसका विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, इन्होंने राज्य को दो व्रत और 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों के अंदर इन्होंने इसको वर्गीकृत किया। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह जो है उन्होंने 1971 के अंदर राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन इन्होंने किया वो 2 वृत्त प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों के अंदर, उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों के अंदर इन्होंने इसको विभाजित किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना 1994। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर ए के तिवारी, जिन्होंने जो वर्तमान हमारा भौगोलिक जो विभाजन चल रहा है वो इन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। तो पढ़ते हैं
तो हरिमोहन सक्सेना और एके सेन ने क्या किया था, विभाजन किया था 1994 के अंदर। वर्तमान में इनका जो वर्गीकरण है वो सबसे प्रमाणिक है, जो वर्तमान में चल रहा है वो यही इन्हीं के द्वारा जो विभाजन किया गया है वो चल रहा है। तो देखिएगा, माना जाता है कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान को इन्होंने चार मुख्य भागों के अंदर विभाजित किया था। तो हरिमोहन सक्सेना और एके तिवारी ने इसे चार भागों में विभाजित किया था। जो वर्तमान में हमारे भौगोलिक विभाजन है वो इन्हीं के आधार पर चल रहा है। कब किया था? 1994 के अंदर। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख चार प्रमुख भौतिक विभाजन जो विस्तृत संरचना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इन्होंने जो भौगोलिक विभाजन किया था उनको हम यहाँ पर अब डिटेल से क्रम वाइज पढ़ेंगे। जो चार इन्होंने विभाजन किया था उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए, अब देखिए, यह शुष्क प्रदेश यह रेत के टीले या बालू का स्तूप युक्त में पाए जाते हैं। ये अब देखिए, दो भागों में इसको विभाजित किया इसने। कौन कौन से? एक तो बालू का स्तूप युक्त, यानी जहां पर बालू का है। बालू का स्तूप युक्त का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि जहां पर बालू के जो टीले हैं वो है। अरे यार, अपनी भाषा में अगर बात करें तो जो टिब्बा हुआ ना, बन के क्या जठे जठे बालू का टिब्बा है, वह भागा में विभाजित किया। तो वह कितना है? वह है 58.50%। यानी का जो बालू का स्तूप युक्त यानी टिब्बा युक्त जो धरती है वो कितनी है राजस्थान में? 58.50%। और जो मुक्त जो क्षेत्र है वो कितनी है? 41.50%। और इस मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये आप बताइए। आते कौन कौन से हैं? जैसलमेर का कुछ भाग, जो मोहनगढ़ और पोखरण का जो क्षेत्र है, उसके बाद फालोदी, फालोदी का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बालिका स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अब देखिएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला तो पढ़ा था हमने क्या? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो हमने पढ़ा दो भागों में विभाजित था। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.50 है, और दूसरा पढ़ा था हमने मुक्त प्रदेश, वो था 41.50। अब दूसरा जो विभाजन था इनका वो क्या था? वो था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे बांगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें घग्गर नदी का जो मैदान है, जो हमारे हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? घग्गर नदी का क्षेत्र। शेखावाटी का क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी जुआई का जो बेसिन है वो इसमें शामिल है। अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र है वो शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जो घग्गर नदी का जो मैदान है वो इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, इसमें शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो शामिल किया गया है। तीसरा, इसमें नागौरी जो उच्च भूमि है उसको शामिल किया गया है। और चौथा है वो लोनी जुआई का जो बेसिन है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसका दूसरा पार्ट है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी अरावली प्रदेश है उसको पढ़ते हैं। इसमें भौगोलिक दृष्टि से तीन हिस्सों में देखा जा सकता है। कितने हिस्सों में देखा जा सकता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश को तीन हिस्सों में हम देख सकते हैं। पहला देखिए, उत्तर और जो पूर्वी भाग है उसे उत्तरी अरावली कहते हैं। मध्य अरावली जिसमें ब्यावर, अजमेर और उत्तरी राजसमंद का क्षेत्र आता है। और उसके बाद दक्षिणी जो राजस्थान आता है जहाँ पर बाड़मेर, पाली, जालोर का जो क्षेत्र आता है वो जो क्षेत्र है। तो अरावली को तीन पर्वतीय प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला जो किया गया है वो किया गया है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। ओके, इसका जो दूसरा भाग है वो है मध्य अरावली, और इसका जो तीसरा भाग है वो है दक्षिणी अरावली। तो ये मैंने आपको बताया कि उत्तरी और पूर्वी जो अरावली है इसके अंदर जो आते हैं वो अलवर का जो क्षेत्र है और हमारी झुंझुनू का जो सेकर का क्षेत्र है वो आता है। मध्य जो अरावली है इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर ब्यावर, अजमेर और उत्तरी जो राजसमंद का क्षेत्र है वो आता है। और ये जो दक्षिणी अरावली है इसके अंदर जो पाली, जालोर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर पाली का क्षेत्र है, जालोर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट थे अरावली पर्वतीय प्रदेश के। आगे देखिएगा, अभी आगे पढ़ते हैं इसका तीसरा भाग जो पूर्वी मैदानी प्रदेश।
पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी जो धौलपुर करौली का जो क्षेत्र है, जो पूर्वी राजस्थान है, जैसे देखिएगा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ऐसे राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, ये जो उत्तरी पूर्वी अरावली का जो क्षेत्र है, सॉरी उत्तरी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो इसमें मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो झालावाड़ है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, ये जो क्षेत्र आता है, ये क्या आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिएगा, नदियों द्वारा निर्मित यह उपजाऊ मैदान 4 बेसिनों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में इसको बांटा गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश को। कौन कौन से, देखिएगा, एक तो आता है इसमें चंबल बेसिन। कौन सा आता है, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन आप समझ गए होंगे, जहाँ कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वो बाणगंगा बेसिन। दूसरा क्या आता है, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा का बेसिन जो आप समझते होंगे, कौन सा क्षेत्र आता है बाणगंगा में, जो अलवर के नजदीक जो क्षेत्र है, कौन सा है, अरावली। बाणगंगा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र आता है बाणगंगा के अंदर। ठीक है, तो पहले तो ये बाणगंगा का क्षेत्र जो जयपुर का जो क्षेत्र था, अभी जो चला गया है कि थोड़ा थोड़ा अलवर में जो पार्ट डिवाइड होकर बना था उसमें। अब आता है बनास बेसिन, बना मालपुरा करौली का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, बनास बेसिन। तो ये तीसरा पार्ट है। और चौथा जो पार्ट है इसका वो है माही बेसिन यानी छप्पन का मैदान। माही बेसिन डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र जो है वो देखिए कहाँ से कहाँ तक आता है, यहाँ से लेकर, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या आता है, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र आता है। तो इसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन या माही बेसिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और डिस्कशन हम इसके बारे में आगे करते हैं। देखिए, अब चौथा बेसिन पढ़ेंगे। चौथे बेसिन में क्या लिखा है भाइयों, देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो हाड़ौती का पठार है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों के अंदर इस हाड़ौती प्रदेश को बांटा गया है, या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को बांटा गया है। इसमें देखिए, इसमें आता है विज्ञान कगार भूमि, विद्या कगार भूमि, और दूसरा है वो दक्कन का लावा पठार। इसको 2 भागों में बांटा गया है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, एक तो विद्या कगार भूमि में और दूसरा दक्कन का लावा पठार के अंदर इसको बांटा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बढ़ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति व विकास। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसकी उत्पत्ति और उसका जो विभाजन है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, राजस्थान की वर्तमान जो भू आकृतिक संरचना है वो समझने के लिए अल्फ्रेड वैगनर ने, किसने, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। कब दिया, 1912 ईस्वी के अंदर। कब दिया था, 1912 में। तो क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान की वर्तमान भू आकृतिक जो संरचना है, राजस्थान की वर्तमान जो भू आकृतिक संरचना है उसको समझने के लिए अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। कब दिया, 1912 के अंदर। कब दिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 के अंदर दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, पृथ्वी का प्रारंभिक विभाजन वैगनर के अनुसार, यानी पृथ्वी का जो प्रारंभिक विभाजन क्या था वो वैगनर के अनुसार हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये इन्होंने क्या क्या इसमें बताया था, देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए वैगनर ने क्या बताया, पेंजिया। पेंजिया क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पेंजिया। कार्बोनिफेरस युग के सभी जो महाद्वीपीय एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए हैं। कार्बोनिफेरस युग में सभी जो महाद्वीप थे, सभी जो 7 महाद्वीप है वो एक विशाल भूखंड के अंदर जुड़े हुए थे। पेंजिया किसे कहते हैं, पेंजिया एक कार्बोनिफेरस युग जो है, कार्बोनिफेरस युग में सभी जो 7 महाद्वीप है वो एक विशाल भूखंड के द्वारा जुड़े हुए थे, उसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। किस युग में, ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा, अपने माइंड में इसको सेट कीजिएगा। क्या बता रहे हैं कि कार्बोनिफेरस जो युग था, इस युग के अंदर जो 7 महाद्वीप है वो क्या हो गए थे, एक विशाल भूखंड के द्वारा एक स्थान पर जुड़ गए थे। उस स्थान को ही क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। किस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। किस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 7 महाद्वीप है वो एक भू आकृति के अंदर जुड़ गए थे, उसे ही क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। ठीक है, समझ में आया, आगे अब देखते हैं पेंथालासा। पेंथालासा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ एक विशाल महासागर है, उसे क्या कहते हैं, पेंथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ एक विशाल जो महासागर है उसे क्या कहते हैं, पेंथालासा कहते हैं। ये जो पेंजिया है और इस पेंजिया के चारों ओर
जो महासागर फैला हुआ है उसी को ही क्या कहते हैं, पैंथालासा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं विखंडन क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। कि किसके कारण, एक तो सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय जो शक्ति है, सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण, दूसरा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण पेंजिया जो है, ये पेंजिया जो है वो कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, और इसी को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। समझ में आया। विखंडन किसे कहते हैं, कि सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया, और इसी टूटने को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए। अब देखिए अंगारा लैंड। अंगारा लैंड जिसे लोरेंसिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है जानते हैं। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, इसमें वर्तमान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया शामिल है। तो अंगारा लैंड के अंदर या लोरेंसिया के अंदर कौन कौन से महाद्वीप शामिल है वो देखिएगा। इसमें एक तो उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप और तीसरा उत्तरी एशिया, ये तीन जो है इसमें शामिल है। कौन कौन से, देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी एशिया महाद्वीप है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अंगारा लैंड के अंदर। और राजस्थान के अंदर या भारत में इसका कोई भी अवशेष है वो नहीं पाया जाता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी जो भाग है उसमें क्या आता है, गोंडवाना लैंड आता है। इसमें दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, दक्षिणी एशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका शामिल है। कि जो गोंडवाना लैंड है वो दक्षिणी भाग में आता है। इसमें एक तो आता है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये इसमें है शामिल, किसमें, गोंडवाना लैंड के अंदर। और एक बात आप स्पेशली ध्यान रखना कि अंगारा जो लैंड है या लोरेंसिया है, इसका हमारे यहाँ पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए तेथिस सागर। तेथिस सागर क्या है, इन दोनों भूखंडों के बीच बनी एक भूसनती जियोसिलाइन्स, हिमालय और राजस्थान का थार मरुस्थल इसी तेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि तेथिस सागर है क्या, दोनों भूखंडों, कौन से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों भूखंडों के बीच बनी एक भूसन्नति है, उसको क्या कहते हैं, तेथिस सागर कहते हैं। कि तो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है इसके मध्य क्या है, ये तेथिस तेथिस सागर है। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इन दोनों के मध्य क्या है, तेथिस सागर है। और ये हिमालय और राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, एक तो थार का मरुस्थल और एक हिमालय है, वो इसी तेथिस सागर के अवशेष है। किसके अवशेष है, हिमालय और थार का मरुस्थल किसके अवशेष है, तेथिस सागर के अवशेष है। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे देखिए विशेष नोट में हम जानते हैं क्या क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है कि राजस्थान में केवल गोंडवाना लैंड जो है और तेथिस सागर जो है इसी के अवशेष है वो मिलते हैं। अंगारा लैंड का कोई भी अंश यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि राजस्थान के अंदर गोंडवाना लैंड जो है उसी के अवशेष है, अंगारा लैंड का यहाँ पर कोई भी अवशेष है वो नहीं मिलता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। अब देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान का कालक्रम टेबल में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान का जो कालक्रम है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। भौतिक प्रदेश समय प्राचीनतम या भू वैज्ञानिक युग काल या किसका अवशेष है ये पढ़ेंगे। क्षेत्रफल प्रतिशत में जनसंख्या है। देखिए थोड़ा सा टेबल था जो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले मध्य अरावली सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, तो ये कैसे था, ये भौतिक प्रदेश का जो समय था ये सारणी थी, आगे पीछे हो गई है टाइपराइटर के द्वारा। तो वो देखेगा कि मध्य अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम है। मध्य अरावली का जो क्षेत्र है वो सबसे प्राचीनतम है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ मध्य अरावली। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये देखिए समझे कैसे कि प्राचीनतम पूछा है। ठीक है, तो प्राचीनतम ये सबसे प्राचीनतम है। क्या है, सबसे प्राचीनतम मध्य अरावली है वो सबसे प्राचीनतम है। इसका जो युग पूछा है, इसका जो युग है वो कौन सा है, ये युग जो है वो इसका कौन सा है, प्री कैरिबियन युग के अंतर्गत आती है या इसे आद्य जीवी युग के अंतर्गत आती है। कौन, मध्य अरावली। अब देखिए गोंडवाना लैंड का भाग है, जो मध्य अरावली है वो किस लैंड का भाग है,
गोंडवाना लैंड का भाग है। अब यहाँ पर पूछा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9%। और जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो वो कितनी है, यहाँ पर 10%। तो ये ही बताया गया है, थोड़ा सारणी की वजह से ये थोड़ा सा अलग हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या पता है कि यहाँ पर अरावली जो है भौतिक प्रदेश, तो मध्य जो अरावली है, मध्य अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम, अगर आपसे पूछ ले कि जो आपने जो 4 भागों में इसके विभाजित किया गया है भौतिक प्रदेश में, उसमें सबसे प्राचीनतम कौन कौन है, तो मध्य अरावली है वो सबसे प्राचीनतम है। फिर ये आपसे पूछे कि मध्य अरावली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो दोस्तों वो है 9%। जनसंख्या पूछे तो मध्य अरावली के अंदर 10% जनसंख्या रहती है। अब आपसे पूछे कि किस युग का है ये, तो ये प्री कैरिबियन युग का है, ठीक है, या आद्यजीवी युग का है, ठीक है। और यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए दक्षिणी पूर्वी पठार। अब आता है दक्षिणी पूर्वी पठार, ये 2 नंबर है, ठीक है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये दूसरा प्राचीनतम है। ये क्या है, दूसरा जो प्राचीनतम प्रदेश है वो कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये किस युग का है, क्रिटेशियस युग या मध्यजीवी युग का है। इस किस लैंड के अंदर आता है, ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर 6.89% इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जनसंख्या पूछे तो 11% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो समझ में आया क्या आपको। देखिए मध्य अरावली के बारे में आपसे बात करें तो मध्य अरावली है वो सबसे प्राचीनतम भूभाग है। उसके बाद आपसे पूछे कि किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये प्री कैरिबियन युग के अंतर्गत आता है। और इसे आद्यजीवी युग के अंदर भी आप कह सकते हैं। और ये क्षेत्र किस किस क्लब के अंदर आता है, गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। इसके जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9%। जनसंख्या कितनी रहती है, 11%, सॉरी 10% जनसंख्या रहती है। अब पूछे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये दूसरा सबसे प्राचीनतम भाग है, कौन, पठारी प्रदेश। अब पूछे कि दूसरा ये किस युग के अंतर्गत आता है, तो क्रिटेशियस या मध्यजीवी युग के अंतर्गत आता है। गोंडवाना लैंड का ये भाग है। और अगर आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 6.89% इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जनसंख्या जो रहती है वो 11% जनसंख्या रहती है। अब आगे देखिएगा, अब तीसरा भाग इसका हम पढ़ते हैं वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ते हैं। तीसरा जो भाग है इसका है वो है, दूसरा है, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये दूसरा भाग है, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग। जो पूर्वी मैदानी जो भाग है दोस्तों, ये क्या आता है, सबसे दूसरा सबसे नवीनतम है। दूसरा पूर्वी जो मैदानी भाग है वो दूसरा सबसे नवीनतम, यहाँ पर देखिएगा दूसरा सबसे नवीनतम भाग है कौन, पूर्वी मैदानी भाग। ये प्लेस्टोसीन या नवजीवी युग या महाकल्प के अंतर्गत आता है। प्लेस्टोसीन या नवजीवी युग के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ये किसका भाग है, तेतीस सागर का भाग है। किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, वो तेतीस सागर का भाग है। अगर क्षेत्रफल पूछे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 23% क्षेत्रफल है। और अगर आपसे पूछे जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, 39% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये चौथा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो सबसे नवीनतम जो भाग है। अगर आपसे आगे ये क्वेश्चन मिलेगा वहां पर आपको डिटेल से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा तो अलग हो गया है। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो सबसे नवीनतम भाग है। ये प्लेस्टोसीन या नवजीवी युग या महाकल्प के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए ये तेतीस सागर का अवशेष है। अब आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 61.11% इसका क्षेत्रफल है। अगर आपसे जनसंख्या पूछे यहाँ पर, तो 40% जनसंख्या यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा था विभाजन था, इसको डिटेल से आगे थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखिएगा तीसरे जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है, ठीक है। भारत के संबंध में क्या महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है, ये क्विक पॉइंट्स, ठीक है, क्विक पॉइंट पढ़ते हैं भारत के संबंध में। तो देखिए राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी मैदान है वो भारत के उत्तर विशाल मैदान का भाग है। क्या बता रहे हैं कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, ठीक है, जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। ध्यान रखना कि जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो उत्तर भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है उसका भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट कि पश्चिमी जो मरुस्थल है, जो पश्चिमी मरुस्थल है वो भारत के महान मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है,
महान मरुस्थल का। तो जो मैदानी भाग है वो तो किसका भाग है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। और पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है वो महान मरुस्थल का भाग है, भारत की महान मरुस्थल का भाग है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है वो देखिएगा कि अरावली और हाड़ौती का जो पठार है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। तो ये आप ध्यान रखना कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली और जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हाड़ौती का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का क्या है, भाग है। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। अगर आपसे पूछे भारत राजस्थान का जो पठारी प्रदेश है, सॉरी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो क्या है, भारत के महान मरुस्थल का भाग है। आपसे पूछे अरावली और जो हाड़ौती भाग है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रदेश का भाग है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, बताइएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जहां क्षेत्रफल है 61.11%। यहाँ पर जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है, 40% जनसंख्या रहती है। अगर आपको पूछे कि यहाँ पर सबसे निम्नतम, यहाँ के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम है वो कौन है, पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89%। अगर आपको मध्य अरावली का क्षेत्रफल पूछे तो वो कितना है, 9%। अगर जनसंख्या 10%। अगर आपसे पूछे पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 23%। तो जनसंख्या कितनी रहती है, 39%। ओके, तो यही था यहाँ पर। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्रम इनका, क्रम थोड़ा देख रखा है, क्रम या क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद अरावली, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये क्या बता रहा है कि क्षेत्रफल में देखना है तो इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वो है 61.11%। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 23%। और अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 9%। और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वो है 6.89%। तो अब देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए दे दिया आपको कि इसका किस प्रकार से बढ़ोतरी होती जाती है क्षेत्रफल में। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको आगे डिजाइन भी मिलेगा जहां पर आपको इसका क्या देना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको आंसर भी इसका करना है। ओके, आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या का क्रम भी हमने देखा है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जनसंख्या कितनी रहती है, 40%। तो सबसे बड़ा जनसंख्या में अगर पूछे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश जहाँ 39% जनसंख्या रहती है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जहाँ पर 11% जनसंख्या रहती है। फिर आता है अंत में मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है। तो आगे इसी पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो कहाँ पर पाया जाता है, अब बताइएगा घनत्व कहाँ पाया जाता है, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है जहाँ पर 39% जनसंख्या रहती है, किसके क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर, 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या रहती है। तो ये सबसे सर्वाधिक घनत्व जो पाया जाता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। अब न्यूनतम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसमें न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ इसका क्षेत्रफल तो 61.11% है और यहाँ पर जनसंख्या रहती है वो 40% जनसंख्या रहती है। तो यहाँ पर न्यूनतम घनत्व पाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अब देखिए आपका टेस्ट शुरू होता है। एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि दोस्तों जितना यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है क्वेश्चन उसी में से पुटअप किए गए हैं कि आपको जितना भी पहले पढ़ाया गया है वो खूब याद हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा। जितना भी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है उसी में से ही ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो आपका टेस्ट यहाँ पर जांचेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, राजस्थान के उच्चावच के संदर्भ में असत्य कथन का चयन आपको करना है। कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखी है, उसमें से जो असत्य कथन है वो आपको
बताना है। तो पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें से असत्य कथन कौन है। पहले आप इसको आराम से पढ़िए और फिर मुझे आंसर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीपीय व महासागरीय बेसिन आते हैं। ठीक है, जो प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच है उसमें कौन आते हैं, महाद्वीप और महासागर आते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच था उसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, जो द्वितीय श्रेणी का जो उच्चावच था उसमें पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलें शामिल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। द्वितीय श्रेणी का जो उच्चावच है उसमें पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलें शामिल होती है। तीसरा, कि तृतीय श्रेणी का जो उच्चावच है इसमें नदी, घाटी, डेल्टा और पवन आकृतियां शामिल होती है। देखते हैं अगला। राजस्थान में मेरू शब्द का अर्थ पठार है। क्या है, पठारी क्षेत्र है। बताइए मेरू शब्द का अर्थ क्या है, ये सही है या ये गलत है, या ये सही है ये गलत है। इसमें से सही आंसर आप बताइए। अब मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था मेरू क्या होता है। मेरू क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल रहा है आपको। जो मेरू किसको कहते हैं दोस्तों, मेरू कहते हैं पर्वत को। किसको कहते हैं, पर्वत को। और ये जो पठारी भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पठारी भाग को माल कहते हैं। क्या कहते हैं, माल कहते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है वहीं से पुट अप किए गए। ओके, तो देखिए आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल जो आरपीएससी हो चाहे आरएसएस बी बोर्ड हो, दोनों प्रकार की जो बोर्ड्स है वो इसी प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर आजकल आ रही है। तो नया ट्रेंड जो चल रहा है, इसीलिए आपके लिए हर क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का डिजाइन हमने किया है। चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हमारे जो साइंस हो, हमारी जितनी भी आपको यहाँ पर क्लासें मिलेगी उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन, नए ट्रेंडिंग नए पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। हम आपकी तैयारी को और बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड बनाने का प्रयास यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के इतिहास में के बारे में क्या सही नहीं है। राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन हुआ उसके इतिहास के बारे में क्या सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में है, वीसी मिश्रा ने 1967-68 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया या बांटा। क्या भाई ये बात सही है, बिल्कुल सही है। वीसी मिश्रा ने 1967-68 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था या बांटा था, ये बात बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई गलत नहीं है। अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं। एस के सेन ने 1968 में राजस्थान को जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा था। क्या ये बात सही है, एस के सेन ने 1968 में जो राजस्थान है उसको जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा था, ये बात भी बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई गलती यहाँ पर नहीं है। अगला इसने पूछा है कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को उच्चावच के आधार पर 5 मुख्य भागों के अंदर विभाजित किया। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं पहले। डॉक्टर राम लोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 वृत्त, 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया। तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, ये गलत नहीं। हरिमोहन सक्सेना और डॉक्टर ए के तिवारी ने, किसने, वह प्रोफेसर ए के तिवारी ए के तिवारी ने 5 भागों में नहीं बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। तो ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 4 भाग होना चाहिए था। तो ये यहाँ पर गलत आंसर है और ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये सही है, वैसे ये गलत है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के उप विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्वेश्चन को समझिए फिर इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे तभी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज के जो कंपटीशन है उसको फाइट करने के लिए हो गया प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने आपके सामने डिजाइन कर रखे हैं वो पहली
ये तो स्टार्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़े नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो ज़्यादा डिवाइड और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लिए गए। आगे की जो हमारे आपके लिए क्लासें होगी वो टाइम कंज्यूमिंग के लायक होगी, क्योंकि हम वहाँ पर मिलान वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिवाइडेशन वाले जो क्वेश्चन है, क्रम वाले जो क्वेश्चन है, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। पहले स्टार्टिंग क्लास है तो थोड़ा सा हमने आपको ध्यान रखा है कि आप थोड़ा टिक सके, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उप विभाजन के संदर्भ में गलत जो कथन है वो आपको बताना है, तो बताइएगा। पढ़ते हैं ऑप्शन ए, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त व बालू का मुक्त प्रदेश में बांटा गया है। देखिए, शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको बालू का स्तूप युक्त और बालू का मुक्त प्रदेश में बांटा गया है। क्या यह बात सही है? अगर आपने क्लास को अच्छी प्रकार से मन लगाकर सही तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से देंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त यानी 58.50% में बांटा था। दूसरा मुक्त प्रदेश यानी 41.50% में बांटा था। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए दूसरे, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है वो 58.50% है। क्या बता रहे हैं? बालू का स्तूप युक्त युक्त मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो 58.50 है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है वो 41.50 है। ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। लूनी ज्वाई बेसिन में को नागौरी उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या लूनी ज्वाई जो बेसिन है उसको क्या नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है? क्या नहीं जाना जाता? तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। किसके बारे में? अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। देखिए, अरावली को मुख्य रूप से 3 उपभागों में बांटा गया है। अरावली को मुख्य रूप से 3 उपभागों में बांटा गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अरावली की औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर से कम होने पर उसे पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन सी है, उत्तरी पूर्वी अरावली इसका एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक बात है। मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली इसके अन्य 2 भाग हैं। ठीक बात है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी अरावली इसका एक प्रमुख हिस्सा है ना, उत्तरी पूर्वी अरावली। फिर देखिए, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली अरावली भी इसका एक 2 प्रमुख भाग है। तो 3 भाग आते हैं अरावली के, उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तो ये दोनों बातें सही है। अब यहाँ पर बताइए कि अरावली का मुख्य रूप से 3 उपभागों में बांटा गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों 3 भाग हो गए कि नहीं? देखिए, एक तो ये भाग हो गया, दूसरा ये भाग हो गया, तीसरा ये भाग हो गया। तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो सही कौन सी नहीं है? ये तो आंसर ये हो जाए, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर से कम होने पर उसे पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से कम होता है उसे क्या पर्वत कहते हैं क्या? नहीं, नहीं कहते। 600 मीटर से 1000 मीटर की जो ऊंचाई होती है उसे क्या बोलते हैं? पर्वत किसे बोलते हैं? जो 1000 मीटर से अधिक हो उसे पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के बेसिनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ज्यादा जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो निम्नलिखित में से नहीं है या गलत है, असत्य है, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी का हिस्सा है। चंबल बेसिन जो है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन है वो पूर्वी मैदान का ही हिस्सा है। दूसरा, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन इसके प्रमुख 2 भाग हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके भाग है बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन भी इसकी भाग है, और माही बेसिन जो बोलते हैं वो भी इसका भाग है। माही बेसिन आगे दे रखा है, माही बेसिन छप्पन के मैदान का भी भाग है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हो गए। मालपुरा करौली का जो मैदान है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों का हिस्सा है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? कि दक्षिणी ये मालपुरा और करौली का जो मैदान है वो किसका हिस्सा है? दक्षिणी और पूर्वी जो मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी भाग है उसी का हिस्सा है, ना कि ये पठारी भाग का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती प्रदेश के बारे में असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन हर पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि आपको इसका नॉलेज है या नहीं है। जो भी क्लास मैंने पीछे पढ़ाई है उसको आप देखिएगा जाकर, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से ही क्वेश्चन है, जितना पढ़ाया गया है उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाकर लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इसे संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्या ये बात सही है? दो भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये दो भागों में बांटा गया। ये दो भाग है कौन कौन से, वो भी इसी क्वेश्चन में देखिएगा। विद्या कगार भूमि, विद्या कगार भूमि इसका एक प्रमुख भाग है, आ गया ना, तो ये सही है। दक्कन का लावा पठार इसका दूसरा भाग है, ये बात भी सही है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो ये और एक ये। एक तो विद्या कगार भूमि, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक तो विद्या कगार भूमि में और दूसरा भाग है दक्कन के पठार में, तो ये दोनों ही सही है। तीसरा देखिए, हाड़ौती के पठार में लूनी बेसिन का विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नहीं, लूनी बेसिन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। हाड़ौती में पाया जाता है। क्या लूनी बेसिन कहाँ पाया जाता है? जो ये जालोर का हिस्सा है, यहाँ पर अजमेर का हिस्सा है, यहाँ पर ये लूनी बेसिन है। तो यहाँ पर ये पश्चिमी राजस्थान का भाग है, ना कि हाड़ौती के पठार का। ठीक है, आगे देखिए। देखिएगा, वीसी मिश्रा देखिए, वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? वीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा था, उसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो नहरी प्रदेश आता है, चंबल बीहड़ प्रदेश आता है, दक्षिणी पूर्वी कृषि पठारी प्रदेश आता है, थार का रेगिस्तान ये इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अगला क्या क्वेश्चन है? उचावच की परिभाषा के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। उचावच की परिभाषा के अनुसार गलत आंसर का यहाँ पर चयन कीजिए। पठार क्या कहते हैं? पठार शीर्ष समतल, मैदान से ऊंचा और पर्वत से नीचा होता है, उसे पठार कहते हैं। ठीक है, मैदान सतह पर स्थित मंद ढाल वाली भूमि जो होती है उसे मैदान कहते हैं। निम्न भूमि सतह से नीचे अवतलन या भ्रस के कारण विकसित भाग को निम्न भूमि कहते हैं। पहाड़ी शंकुनुमा शीर्ष तो औसत ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। ये गलत बात है, तो ये तीनों ही सही आंसर होंगे। इसके आंसर डी इज गलत, इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक शब्दावली और अर्थ का गलत जोड़ा है उसको आपको बताना है। मरु मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने पढ़ा है। मरु किसको कहते हैं? मरुस्थल को कहते हैं। मेरु पर्वत को कहते हैं। माल पठार को कहते हैं। उचावच केवल पर्वतों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। नहीं, उचावच के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं? उचावच है उसमें हम महाद्वीप है, महासागर है, पठार है, पर्वत है, नदियां है, झीलें, इन सभी का अध्ययन जो किया जाता है उसे उचावच कहते हैं, ना केवल पर्वत को कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रदेश और उनकी उप इकाई का गलत युग्म बताइए। प्रदेश और उनकी जो गलत उप इकाई है उनका गलत युग्म है वो बताना आपको। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है वो घग्गर का मैदान आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर शेखावाटी का प्रदेश आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर मालपुरा करौली का मैदान आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में नागौर उच्च भूमि आती है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, उप इकाइयों के अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थल में गग्गर का जो मैदान है वो आता है, सही बात है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में शेखावाटी का प्रदेश है वो भी आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में मालपुरा करौली का मैदान आता है। क्या आता है? क्या नहीं आता? तो ये यहाँ पर गलत है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में नागौर उच्च भूमि आते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। क्यों? कि मालपुरा जो करौली का मैदान है वो आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, सॉरी मैदानी प्रदेश के अंदर। दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वहां पर क्या आता है? मालपुरा करौली का मैदान आता है। तो ऑप्शन इसका ये सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपके लिए और भी बहुत है आगे।
बहुत क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सभी मैं आपको यहाँ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको क्या करना है, जांच करना है। तो आप हमारे टेलीग्राम अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी, अलीसा सक्सेस पॉइंट जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट, उसको आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आप ये पीडीएफ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस की जो शब्दावली रहेगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे और आपका टेस्ट लेंगे वो टेलीग्राम पर लेंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले। ये जो टेलीग्राम चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट, इसको आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। हम आपको यहाँ पर डेली रूटीन क्वेश्चन भी देते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगी, और जो भी मैटर पढ़ाया जा रहा है उसके लिए टेस्ट भी जो मिलेंगे वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको यहाँ पर एलडीसी का जो कंप्लीट बेंच है वो क्लियर करवाएंगे विद एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।